हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रसिया विजिट करने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट विजिट इतना ज़्यादा क्यों मीडिया कवर कर रही है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और साथ में अभी हम लोग कुछ बातें इस पे भी करेंगे कि क्यों ये विजिट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्यों ग्लोबल मीडिया इसको बहुत ज़्यादा कवर कर रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग टॉपिक कवर किया गया है, जहाँ पे ये हेडलाइन है कि मोदी टू अटेंड ब्रिक्स मीट इन रसिया, वेस्ट एशिया टू टॉप एजेंडा। यहाँ पे दूसरा आर्टिकल देखेंगे, पीएम मोदी सेकेंड विजिट टू रसिया दिस ईयर टू अटेंड ब्रिक्स समिट नेक्स्ट वीक। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं रसिया पे ब्रिक्स का समिट अटेंड करने। ये समिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही। और अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में आपको बता दूं तो ये ब्रिक्स समिट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे पहले लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप ये जान ले कि ब्रिक्स का जो समिट है, यहाँ पे अगर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो मेजर कंट्रीज हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं यहाँ पे, ये तो रहेंगे। तो कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें जो कंट्रीज हैं आपस में लीडर्स भी मिलते हैं, मतलब बायलेटरल मीटिंग्स भी होती है। तो उम्मीद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे रसिया के साथ बायलेटरल मीटिंग होगी, चाइना के साथ मीटिंग नहीं होगी ये तो नहीं पता। इस बार का जो थीम ब्रिक्स का द समिट थीम्ड है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो ये आप थीम देख सकते हैं। आप ब्रिक्स के बारे में जानते हैं, देखिए ब्रिक्स एक इनफॉर्मल ग्रुप है। यहाँ पे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आपको दिख जाएगा। 2001 में जो जिम थे, उन्होंने ये गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट थे, इन्होंने टर्म कॉइन किया था ब्रिक्स। इन्होंने ये बोला था कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है जैसे कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, इन लोग को ये टर्म दिया गया था ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। जो ग्रुप था वो फॉर्म किया गया था, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्रीज उस टाइम के थे उन सबको मिला के ये ग्रुप फॉर्म किया गया था। जो मेनली देखेंगे पहले क्या होता था कि वेस्टर्न पावर पावर मेनली डोमिनेंट इसको करते थे, वेस्टर्न पावर ही सारे ग्रुप्स बनाते थे। तो एक अलग एक ग्रुप बनाया गया। इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया, तो ये ग्रुप जो हो गया ब्रिक्स से हो गया ब्रिक्स। तो ये था ब्रिक्स का थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल। अभी रिसेंटली देखेंगे एक डेवलपमेंट हुआ था जहाँ पे 5 न्यू मेंबर्स आए, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब इमारेट्स। अगर आप टोटल देखेंगे ब्रिक्स का ओवरऑल जो टोटल करते हैं तो अबाउट 3.5 बिलियन कंबाइंड पॉपुलेशन ब्रिक्स का है। ये जो है पॉपुलेशन 45 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है। तो ये ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए ग्रुप, आपको इस आंकड़ों से पता चल रहा होगा। जो कंबाइंड है मेंबर स्टेट का वर्थ वो है $28.5 ट्रिलियन, जो कि 28% है ग्लोबल इकोनॉमी का। तो मतलब ये जो 5-6 कंट्रीज है ये मिल के 28% है ग्लोबल इकोनॉमी की। और खास बात ये भी है कि ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई जब से ज्वाइन किए हैं तो टोटल जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो 44% ग्लोबल क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करती है। तो ये बहुत ही ज्यादा हर एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ब्रिक्स। जहाँ पे इस बार रसिया जो कजान में है 22 से 24 अक्टूबर इसका समिट होने वाला है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके लिए विजिट कर रहे हैं। तो अब प्रेजेंट में बात करते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, ये ब्रिक्स समिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, फोटोज, यहाँ पे जो इंसान है जस्टिन टूडू, इसके कारण अभी देखेंगे ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। आप बोलेंगे सर जस्टिन टूडू तो कोई पार्टिसिपेटिंग मेंबर ब्रिक्स का है नहीं, ना ही ये कभी इसको इनवाइट किया गया है, तो इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जा रहा है। आपको बता दें कनाडा और इंडिया के रिश्ते अभी बहुत ज्यादा खराब है, ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। अभी तो मीडिया में ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान से भी ज्यादा नफरत भारत देश अभी किसी से कर रहा है तो वो है कनाडा। अब इश्यूज क्या है ये तो आपको पता ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था कि निज्जर का किलिंग हुआ था। तो उसमें निज्जर का जब किलिंग हुआ था तब कनाडा ने बोला था कि भारत के डिप्लोमेट्स जो हैं इनके पीछे, किलिंग के पीछे इनका हाथ है, भारत ने मरवाया है। अब ऐसा जब न्यूज आया था तो उस वक्त जस्टिन ट्रूडो पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया था। जो अपोजिशन थे वो भी बोल रहे थे कि ठीक है आप सामने बात कीजिए, आप बात क्यों नहीं करने भारत से। तो भारत ने साफ साफ बोला था कि ठीक है अगर हमारे डिप्लोमेट्स आपको लगते हैं कि इसमें इन्वॉल्व है तो आप सबूत दीजिए कि हमने निज्जर किलिंग में हमारा हाथ था, लेकिन कोई भी सबूत इन्होंने नहीं दिया। लेकिन अब क्या हो गया है, अचानक से फिर से इन्होंने ये बोला है कि निज्जर का किलिंग में भारत का हाथ है। और क्या किया इन्होंने, ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, भारत के डिप्लोमेट्स कनाडा में है, कनाडा के डिप्लोमेट्स भारत में है, तो भारत के डिप्लोमेट्स पे इन्होंने ये बोल दिया कि ये सस्पिशन लिस्ट में है।
जिसको लेके भारत इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि भारत ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए और जो कनाडा में जो डिप्लोमेट्स थे उनको तो भारत वापस बुला ही लिया, जो भारत में कनाडा के डिप्लोमेट्स थे उनको वापस भेज दिया। अब रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए। अब तभी आता है फाइव आइज कंट्रीज, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। ये फाइव आइज कंट्रीज हैं, एलाइज हैं। फाइव आइज मतलब ये लोग आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, कहाँ पे कोई अटैक होने वाला है या फिर कुछ भी इंटेलिजेंस रिलेटेड होता है तो ये फाइव आइज कंट्रीज का एक ग्रुप है जो आपस में कोलैबोरेट करते हैं। तो इसमें देखेंगे कनाडा भी है। अब आप बोलेंगे ये कनाडा, जो इंसान मैंने अभी कुछ समय पहले बोला था कि जस्टिन ट्रूडो है, यही इंसान है जो ब्रिक्स समिट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी बना दे रहा है। अब हुआ क्या कि फाइव आइज कंट्रीज एक साथ आ गए और इन्होंने ये बोला कि इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए। कनाडा जो भी कर रहा है बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और इंडिया को इसमें यहाँ पे मदद करनी चाहिए कनाडा की, कि जो प्रोब है वो आगे बढ़ सके। भारत का साफ साफ कहना है कि हम प्रोब आगे तब बढ़ाने में हेल्प करेंगे जब आप सबूत देंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ब्लाइंडली फाइव आइज कंट्रीज जो कि वेस्टर्न पावर्स बोले जाते हैं, इन्होंने कनाडा का सपोर्ट किया है। इन्होंने ऑलमोस्ट ये बोला है कि हाँ इंडिया जो है जिसपे एक्यूज किया गया उसको कोऑपरेट करना चाहिए। अब यूएसए जो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि बहुत अच्छा दोस्त है वो भारत का, लेकिन ऐसे समय में हमेशा वो पीछे हो जाता है। और आप विश्वास मानिए जो ऐसा इवेंट अभी हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, इसके कारण क्या होगा कि भारत का विश्वास यूएसए से कम होगा। अब अगले साल कनाडा में ही G7 का इंपॉर्टेंट मीटिंग है। G7 हमेशा से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें। और इसका इंपॉर्टेंस और तब ज्यादा बढ़ गया जब पिछले कुछ समय से भारत को कंटिन्यू इसमें बुलाया जाता था। मतलब G7 जो कंट्रीज हैं, G7 जो ग्रुप है उसका परमानेंट मेंबर तो भारत नहीं है, लेकिन जो भी कंट्रीज जो है इनविटेशन ऑर्गेनाइज करती है, ये मीटिंग, ये समिट ऑर्गेनाइज करती है, वो इनविटेशन भेजती है भारत को और भारत हमेशा से पिछले कुछ समय से ये मीटिंग अटेंड कर रहा है। तो अब देखेंगे कनाडा में नेक्स्ट ईयर G7 का समिट है। अब क्या भारत इसमें जाएगा? अब बहुत ज्यादा इस पे संशय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि कनाडा के साथ रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए। रिसेंटली कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे पूछा गया कि जो भी डिप्लोमेट्स भारत के बचे हुए हैं क्या उस पर भी कोई कार्रवाई होगी, तो उन्होंने बोला कि वो सब भी नोटिस पीरियड पे है। साथ में उनसे ये पूछा गया क्या क्या आप सैंक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो वो ये भी बोलते हैं कि वो भी हमारे टेबल पे है, मतलब उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। तो वो भारत पे सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, सारे डिप्लोमेट्स को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। साथ में भारत भी देखेंगे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, इन्होंने भी डिप्लोमेट्स को बाहर निकाले हैं। मतलब दोनों तरफ से लगातार जो डिप्लोमेटिक वॉर है वो शुरू हो चुका है। और इस डिप्लोमेटिक वॉर में देखेंगे यूएसए हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब कनाडा के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भारत जो है वेस्टर्न कंट्रीज पे जितना ज्यादा थोड़ा सा दोस्ती की तरफ नजरिए से देखता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगा। और ये जो कमी है वो इस इंसान जस्टिन ट्रूडो के कारण है। ऐसा नहीं है कि पूरा कनाडा ये मान रहा है कि भारत ने गलत किया है। वहाँ के जो अपोजिशन लीडर है, जो अपोजिशन में, वो बोल रहे हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो है बस अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो चाहते हैं इलेक्शन में वो फिर से जीते, क्योंकि आपको बता दें जस्टिन ट्रूडो बहुत ही कमजोर पड़ चुके हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। उनका कोई भी वैल्यू अभी नहीं है। लोग पॉपुलर उनको एकदम नहीं मान रहे हैं, उनको हमेशा हटाने का सोच रहे हैं। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो सोच रहे हैं कि कहीं भी ध्यान भटकाएं और इस कारण भारत जैसे जायंट देश के साथ वो दुश्मनी ले रहे हैं। और जिसमें यूएस हो गया, यूके होगा, ये लोग भी अपना रूप दिखा रहे हैं कि कैसे वो कनाडा के साथ खड़े हैं, ना कि भारत के साथ। तो ऐसे समय में अब ब्रिक्स का समिट है जहाँ पे रसिया, चाइना जो कि वेस्टर्न पावर्स को सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है, तो ऐसे में अगर भारत इनके साथ जाता है और यहाँ पे जुड़ता है तो वर्ल्ड मीडिया इसको कवर करेगी। यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो, सब देखेगा कि किस तरह जो उनके जिनको इनेमीज बोलते हैं, रसिया को, चाइना को, उनके साथ भारत खड़ा है। और आप विश्वास मानिए भारत के मन में भी कहीं ना कहीं ये डाउट होगा कि क्या वो देश जो है वो डिपेंडेबल है, क्या भरोसे के लायक है, या फिर ब्रिक्स जो ब्लॉक बना हुआ है जहाँ पे रसिया है, चाइना है, जो भारत का इंपॉर्टेंस अभी समझ रहा है, तो इसके प्रेजेंस से ही ब्रिक्स समिट जो है बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और कनाडा में इन केस अगर भारत इनविटेशन रिजेक्ट कर देता है और कनाडा में भारत G7 में नहीं जाता है, तो आपको बता दूं G7 का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि भारत अभी एक ऐसे पोजीशन पे खड़ा है, जिस समिट में भी भारत चला जाता है उसका इंपॉर्टेंस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
तो इसलिए इस बार का जो ब्रिक्स समिट जो कि रसिया में हो रहा है कजान में 22 से 24 अक्टूबर को, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और वर्ल्ड मीडिया इसको बहुत ही ज़्यादा कवर करेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ क्या बोलते हैं, क्या-क्या यहाँ से जो फाइनल डिस्कशन निकल के आता है, फाइनल स्टेटमेंट निकल के आता है, वो पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको देखेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस बार का ब्रिक्स समिट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होगा और ब्रिक्स है क्या और प्रेजेंट सिनेरियो में इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।